चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लास 12। ध्यान से सुनेंगे बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, एक बार मैं जल्दी से बता दूं क्या था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज अप्लाइड विद बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और मैग्नेटिक फील्ड दिया 90 डिग्री पर, तो वो चार्ज पार्टिकल तीसरी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो एक वेव क्रिएट करता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है कि एक चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती है एट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो वेव बनी चार्ज पार्टिकल की वजह से, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिया था, उसके बाद वो वेव की तरह मूव करने लग गया थर्ड, यानी कि यहां से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इधर चलने लग जाएगा, तो ये जो वेव क्रिएट करेगा उसे ईएम वेव कहते हैं। ईएम वेव की प्रॉपर्टीज याद रखिए। पहली प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव, पहली कि ये इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। आपने पढ़ा है सनलाइट की सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इनको चलने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये वैक्यूम में भी चल सकती है। सनलाइट यहाँ से अर्थ से लेकर वहां से यहाँ तक आ जाती है ना, वैक्यूम बीच में सारा स्पेस है फिर भी अर्थ तक पहुंच जाती है, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो पहला प्रॉपर्टी कि इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये वैक्यूम में भी चल सकता है। इसकी जो स्पीड होती है बेटा, वैसे तो वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला याद रख लो, 1/μ0ε0। वैक्यूम में इतनी स्पीड है, और मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नॉट हटा दो, मीडियम में ही आ जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि μ/μ0 इज μr एंड E/E0 इज ER, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, μ0 इंटू μr। इसको हटा सकते हैं ना, म्यू को हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, μ0 इंटू μr, और इसको क्या लिख सकते हैं, E0 इंटू ER। तो ये स्पीड ऑफ लाइट का मीडियम में फॉर्मूला है, और ये किस में फॉर्मूला है, वैक्यूम में। अच्छा, यहाँ पे ठीक है। अब बच्चों एक चीज और याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो ये कौन सी एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। ईएम वेव कौन सी एक्सिस में जा रही है, जेड एक्सिस में जा रही है। तो अगर आपसे कोई बोले जी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है E0 sin ओमेगा टी माइनस के जेड, क्योंकि ईएम वेव किस एक्सिस में जा रही है, जेड में, तो मैं जेड लिखूंगा। अगर ये एक्स एक्सिस में जा रही है तो मैं एक्स लिखता, वो आप देख लेना कौन सी एक्सिस में जा रही है, वो दिया होगा पेपर में ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस में थी, वाई एक्सिस में। अब अगर आपको बोले मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखो, तो मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्सिस सेम फॉर्मूला क्या होगा, B = B0 sin ओमेगा टी माइनस के जेड। तो बेटा अगर यहाँ माइनस जेड लिखा है इसका मतलब वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में जा रही है, और अगर यहाँ प्लस जेड लिखा है इसका मतलब वो नेगेटिव जेड एक्सिस में जा रही है। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। दो प्रॉपर्टी हो गई जी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा कि पूरे रास्ते में ईएम वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। याद रखना, E0/B0 क्या होता है, C क्या है, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸, ये याद रखना। अब इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। इस पे कैसे न्यूमेरिकल, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला याद हो गया। इसमें ओमेगा क्या होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या फॉर्मूला, 2π फ्रीक्वेंसी, के होता है एंगुलर वेव नंबर, क्या फॉर्मूला, 2π/λ। ठीक है जी। इस पे न्यूमेरिकल एक मात्र न्यूमेरिकल है ये, एक टाइप का। एक हमने लास्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट करा था, उसका हम अलग आपको भेज देंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद का टॉपिक है ये। इसकी हमने ये आपको ईएम वेव की ये ईएम वेव कौन सी एक्सिस में जा रही है, एक्स एक्सिस में, तो इसके एंगल में sin ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। ये ईएम वेव इन्होंने ड्रॉ करा हुआ है जो हमने लास्ट क्लास में। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर वैसा आप एनसीईआरटी से भी कर लेना। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन ईएम वेव। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये आपको दिख रहा है। ये चैप्टर ही पूरा 3 मार्क्स का है, और ये न्यूमेरिकल भी 2 और 3 मार्क्स, जितने पार्ट्स उतने मार्क्स। अब देखो ये है, सॉरी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, आपको दिख रही होगी, कितनी दे रखी है, B = 2 × 10⁻⁷ sin 0.5 10⁻³ प्लस 1.5 10⁻11t इन बाहर टेस्ला, ये टाइम है और बाहर टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। ब्रैकेट में देखो आप,
कि प्लस एक्स है कि माइनस एक्स, प्लस एक्स, तो ईएम वेव की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, प्लस एक्स है तो ईएम वेव कहाँ जा रहा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर आपसे पूछे, वैसे इसमें पूछा नहीं है, पूछे कि ईएम वेव की डायरेक्शन क्या है, तो क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। हमसे क्या क्या पूछा है, वेवलेंथ निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालो। ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है, बस इतना क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है, यहाँ देखो, आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिख लो, क्या होता है, B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब वो माइनस प्लस कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं, प्लस है तो प्लस कर दिया मैंने। बेटा जो टी के साथ लगा है वो क्या है, ओमेगा, है ना, तो हमारे टी के साथ क्या लगा है, ये, तो ये ओमेगा है, तो ओमेगा हमें मिल गया। ओमेगा कितना मिला, 1.5 10 की पावर 11 ओमेगा मिल गया। यहाँ से तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ओमेगा का क्या फॉर्मूला, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ये 2 पाई नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया 1.5 10 की पावर 11 अपॉन 2 पाई, पाई वाई की वैल्यू वगैरह डाल देना, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। उसके बाद हमें बोला था जी फ्रीक्वेंसी निकालो, निकल गई। अब दूसरा क्या बोला, क्या निकालो, वेवलेंथ। जो x के साथ लगा वो क्या है, k, यहाँ x का कोफिशिएंट ये है ना, x का कोफिशिएंट जो है वो k होता है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 10 की पावर 3। k का आपको फॉर्मूला बताया, k का क्या फॉर्मूला, 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा का क्या फॉर्मूला, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, k का फॉर्मूला 2 पाई बाई लैम्डा, यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा ना, ये ऊपर ये नीचे, तो लैम्डा आया 2 पाई डिवाइडेड बाई दिस, इसको सॉल्व कर लेना, ये ऊपर ले जाना, 0.5 1/2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, है ना। तो ये वेवलेंथ आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, पहले पॉइंट का आंसर खत्म। दूसरे में बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखो, यहाँ तक ठीक है, सिंपल। अच्छा, जो ये साइन के बाहर है ये क्या है, बी नॉट, तो यहाँ पे ये बी नॉट हो गया, जो साइन के बाहर है ये क्या होता है, बी नॉट, तो हमें बी नॉट मिल गया। बी नॉट कितना मिला, ये कितना मिला, 2 इंटू 10 की पावर -7, बी नॉट मिल गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए ई नॉट चाहिए, तो आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था कि भैया ई नॉट अपॉन बी नॉट किसके बराबर होता है, सी के, तो बी नॉट तो तुम्हें मिल गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई नॉट भी मिल जाएगा। ई नॉट सी कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू बी नॉट, बी नॉट ये रहा, बी नॉट कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -7, तो 3 दूनी 6 और 10 की पावर 8 में से 1 गया 10, कितना हुआ 60, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी मिल गई 60, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन भी मिल जाएगी ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन का क्या फॉर्मूला होगा, बोलो क्या फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, ये देखो दुष्ट, हाँ जी रिकॉर्डिंग चल रही है, 2 मिनट बाहर ही बैठ जा, खराब मत कर यार ये वेव, जा देखो तो ठीक कैसे होगा ये। चलो ये तुम्हें समझ में आ गया, ई नॉट कितना मिल गया 60, क्या था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान दो क्या फॉर्मूला, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम ये देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस में जा रही थी, वाई में, ईएम वेव कहाँ जा रहा था, एक्स में, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है ना, एक वाई में जा रहा है एक एक्स में जा रहा है, तो तीसरा क्या बचा, जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, जेड में। तो बस यहाँ ई नॉट की वैल्यू डाल दो, ई नॉट कितना निकाला है 60, बाकी ये जो एंगल है ना एज इट इज कॉपी करके लिख देना, ये पूरा सेम एंगल लिख देना यहाँ, ये पूरा 0.5 10 की पावर 3x 1.5 10 की पावर 11 t करके छोड़ दो, और यूनिट लिख देना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। देख लिया आपने, समझाया तरीका ये, ठीक है। क्या करना है, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, के से लैम्डा आ जाएगा, और ई नॉट बाई बी नॉट से ई नॉट आ जाएगा, फिर ई नॉट यहाँ डाल देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो देख लो आंसर आप, ये देखो यहाँ से 2 पाई बाई लैम्डा से लैम्डा निकाला है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकाली है, आपको याद है ई नॉट कितना आ रहा था 60, ये देखो ई नॉट की एक्सप्रेशन आ रही है, बस वहां बाहर चेंज किया 60, बाकी पूरा एंगल सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ तक ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 1-2 न्यूमेरिकल और है अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले जरा हम एक क्विक रिव्यू कर रहे हैं इसका, ठीक है। न्यूमेरिकल अभी और देंगे आपको, आप करना।
जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब वो भी मेन ही था लेकिन ये ज्यादा आता है पेपर में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कर लो मेरे साथ। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज होती है केमिस्ट्री में, जिसमें टॉप रिएक्टिव एलिमेंट को ऊपर रखा जाता है, लो रिएक्टिव को नीचे रखा जाता है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको टॉप पे रखते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसको बॉटम पे रखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करने का तरीका मैंने बताया था 11th में, फिर से बता रहा हूँ 12वीं में। देखो, रोहित मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। रोहित, सुन लो, रोहित मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। रोहित माने रेडियो वेव, रोहित रेडियो वेव, मदर माइक्रोवेव, इज इंफ्रारेड, विजिटिंग विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, समझ आ रहा है ना, अल्ट्रावायलेट, और वो एक्सरे, और ये गामा। याद हो गया? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? गामा की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये मैं अभी आपको नोट्स में लिखवा दूंगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और ये मैक्सिमम वेवलेंथ से मिनिमम वेवलेंथ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो का, सबसे कम वेवलेंथ गामा का। समझ रहे हो? रोहित मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर गार्डन। याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या याद रखना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर की मेन चीज ये है कि जितनी भी वेव है, रोहित से शुरू कर दें, रेडियो से, ठीक है, सभी वेव की 4 चीजें याद रखनी है। 4 चीजें कौन कौन सी? ध्यान सुनना। पहली याद करनी है वेवलेंथ रेंज। फर्स्ट वेवलेंथ रेंज कितनी है? 600, मतलब 0.1 मीटर से 600 मीटर के बीच में रेडियो वेव लाई करती है। दूसरी याद करनी है जी फ्रीक्वेंसी रेंज, 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज। तीसरी याद रखनी है सोर्स, कहां से आता है ये, प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स एंड ऑसिलेटिंग सर्किट। जब चार्ज एक्सेलरेट करते हैं तो उसके मोशन से रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है चार्ज के कंडक्टिंग वायर्स में। अंदर आके बैठ जाओ, ठीक है जी। ये तो लर्न ही करना बेटा कि इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स एंड ऑसिलेटिंग सर्किट। 3 चीज ये हो गई, ये तो याद ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, चौथा इनके यूजेस। 4 चीजें करनी है जी। यूजेस जैसे रेडियो वेव कहाँ इस्तेमाल होती है? रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन, जो हमारे मोबाइल में वेव्स आती है सारी रेडियो वेव्स हैं। टीवी में जो सिग्नल पकड़ता है, ये जितने हमारे टाटा स्काई, एयरटेल वेयरटेल, ये सब रेडियो वेव्स पकड़ती हैं, है ना। वॉकी टॉकी जो इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स होती हैं। और रेडियो एस्ट्रोनॉमी, बाहर से जो सैटेलाइट सिग्नल भेजता है, सैटेलाइट से जो सिग्नल आके हमारा फोन रिसीव करता है, वो भी रेडियो वेव्स ही होती है। तो रेडियो वेव्स के यूजेस याद रख लेना बेटा। तो पेपर में ऐसे नहीं पूछते इसके यूज बताओ, आपको यूज दे के पूछ लेते हैं कौन सी वेव इस्तेमाल हुई है। बोलते हैं बताओ टेलीफोन में, सिग्नल में कौन सी वेव इस्तेमाल होती है, तो रेडियो वेव्स। तो इसलिए यूजेस याद होने बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? तो क्या क्या याद करना है? वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, सोर्स और प्रोडक्शन। अरे इनके यूजेस, सोर्स और इनके यूजेस। समझ रहे हो? अगला ये रेडियो वेव हो गई। दूसरी माइक्रोवेव, सेकंड नंबर पे रोहित मदर माइक्रोवेव। सेम वेवलेंथ रेंज 0.3 मीटर से 10 की पावर -3 मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज 10 की पावर 9 हर्ट्ज से 10 की पावर 12 हर्ट्ज। सोर्स ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब लाइक क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स, गन डायोड। याद रखना है, हम इनके एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं कर सकते, आप इंजीनियरिंग करेंगे तो शायद आपको दिखाएं इसके बारे में। क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड में ये माइक्रोवेव प्रोड्यूस करा जाता है। यूजेस माइक्रोवेव, देखो बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं जी रडार में कौन सी यूज होती, तो रडार से रेडियो बोल देते हैं ना। रडार में माइक्रोवेव इस्तेमाल होती है। रडार पता है ना आपको? जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे तो हमारे रडार ने उन्हें कैच किया,
तो हमारे माइक्रोवेव ने उन्हें कैच किया। वो रडार होते हैं ना एयरपोर्ट पे भी लगे जैसे घूमते हैं, जो सिग्नल्स बाहर के दूसरे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को कैच करके डिटेक्ट करते हैं कितनी दूर से आ रहा है। तो रेडियो वेव्स नहीं होती उसके अंदर, उसके अंदर क्या होती है, माइक्रोवेव्स। और एक इसमें लिखा है सैटेलाइट्स में भी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में। और अवन, माइक्रोवेव, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव अवन होते हैं ना, उसके अंदर भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सैटेलाइट्स में माइक्रोवेव का इस्तेमाल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में और माइक्रोवेव अवन में। ठीक है, ये यूजेस तो याद ही रखने पड़ेंगे बेटा। थर्ड, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड सन से आती है। इंफ्रारेड मतलब हीट वेव, सिंपल। जो भी हीटिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब इंफ्रारेड प्रोड्यूस करेंगे। प्रेस गर्म कर दो, उसमें से जो रे निकल रही है इंफ्रारेड। ट्यूबलाइट गर्म, फोन गर्म, कुछ गर्म, उसमें से इंफ्रारेड निकलेगी। तो इंफ्रारेड बेसिकली हीट वेव्स कहते हैं, जो रेडिएशन से इस्तेमाल, सनलाइट है मेन इनका सोर्स। और हमारे यहाँ कोई भी हीटिंग ऑब्जेक्ट है जनरली उसमें से इंफ्रारेड निकलती है। वेवलेंथ रेंज देख लो, 5 × 10⁻³ से 10⁻6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज इतनी है। सोर्स क्या है, हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। कोई भी हॉट बॉडी होगी इसमें से हीट निकलेगी, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहाँ का इस्तेमाल होता है, टीवी के जो रिमोट होता है उसमें छोटी छोटी बल्ब लगे होते हैं ना, एलईडी, वो इंफ्रारेड वाली एलईडी होती है, वो दिखाई नहीं देती, उसमें से इंफ्रारेड निकलती है। तो रिमोट कंट्रोल की जो एलईडी होती है आगे जो लगती है उसमें इंफ्रारेड होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इंफ्रारेड की वजह से हीट अप रहता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड को ट्रैप करके रखती है। फोटोग्राफी, हेज फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। हेज फोटोग्राफी पता है, हेज फोटोग्राफी में जब धुंध वुंध हो, ऐसा कुछ अंधेरा हो, कम लाइट हो, तो उसमें भी इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड लैम्प इन मस्कुलर कंप्लेंट्स, ये क्या है पता है, जैसे सर्वाइकल हुआ, सिकाई करने जाते हैं ना फिजियोथेरेपिस्ट का, तो इंफ्रारेड लगाता है वो। इंफ्रारेड का वो होते हैं उनके पास मशीन, वो लगा के सिकाई करते हैं ताकि जो खिंचाव विचाव मसल्स में वो ठीक हो जाए। मैंने करवा रखी है ये वाली इंफ्रारेड वाली, हीटिंग वाली, इससे बड़ा फायदा होता है, लेकिन ये टेम्परेरी एक्सरसाइज से ठीक होता है। अच्छा आगे, इन रीडिंग सीक्रेट राइटिंग ऑफ एंशिएंट वॉल्स, पुराने जमाने की राइटिंग वाइटिंग पे इंफ्रारेड मार के पढ़ते थे, पुराने जमाने की जो लिखा हुआ था। फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए भी इंफ्रारेड रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो उनके बेटा यूजेस याद रखने हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज और यूजेस और सोर्स। फिर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट तो आपको पता ही है, विबग्योर, विबगेल है ना, विजुअल लाइट से हम दुनिया की चीजों को देख पाते हैं, कलरफुल वर्ल्ड। वेवलेंथ रेंज आपको पता है, फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब याद रख लेना बेटा, 8⁻⁷ से 4⁻⁷ फ्रीक्वेंसी रेंज। सोर्स, विजिबल कहाँ से इस्तेमाल होती है विजिबल लाइट, एक तो सनलाइट से आती है, दूसरी जैसे ट्यूबलाइट के अंदर पुराने जमाने की जो आजकल तो एलईडी आ रही है ना, पुराने जमाने की ट्यूबलाइट में गैस डालते थे, तो जब करंट पास करो तो वो गैस एक्साइट होके उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ट्यूबलाइट में से लाइट कहाँ से आती है, उनमें गैस भरी होती है, जब आप लाइट एनर्जी देते हो तो उसमें से आयोनाइज्ड गैसेस एनर्जी निकालती हैं, तो वही लाइट हमें दिखाई देती थी। विजिबल रेज आपको पता है कि हमारे अगल बगल की चीजों को देखने काम में आती है। और आपको पता है ना, कई रिएक्शन में लाइट चाहिए होती है, जैसे क्लोरीनेशन करते हैं तो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। फिर नेक्स्ट कितनी हो गई, 4 हो गई, पांचवी कहाँ गई, ऊपर चली गई। पांचवी अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज। यूवी रेज के वैसे तो नुकसान ही होते हैं, है ना, स्किन कैंसर करता है, लेकिन कई कई फायदे भी हैं। देखो वेवलेंथ रेंज याद कर लो, 3.5 10⁻⁷ से 1.5 10⁻⁷। फ्रीक्वेंसी रेंज 16 से 17 10⁻16 सोर्स, अल्ट्रावायलेट लाइट सन से भी निकलती है। और हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स, आर्क ऑफ आयरन, मर्करी एंड सन, यहाँ से निकलती बेटा। ये आपको सोर्सेज याद रखने पड़ेंगे। अल्ट्रावायलेट का काम फूड प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होता है, ज्यादा दिन तक जब खाने को रखना है तो उसमें यूवी रेस डाल के रखते हैं। यूवी रेस चीजों को स्टोर करके रखती है, उनको प्रिजर्व करने रखती है। पुराने जमाने की राइटिंग पढ़ने में ये भी मदद करता है, और ये भी इंफ्रारेड भी मदद करता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी रीड करने में यूवी रेस मदद करती हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरे, एक्सरे के बारे में आपको पता ही है, एक्सरे सबने करवाया ही होगा कहीं ना कभी, है ना। एक्सरे की वेवलेंथ रेंज देख लो, एमस्ट्रॉन्ग में बहुत छोटी, 10⁻⁻10 से ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेवलेंथ कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। देखो 10⁻18 10⁻20। एक्सरे दूसरे नंबर पे था ना, अंकल जेवियर, 10⁻18 से 10⁻20 हर्ट्ज। सोर्स ये आता है एक्सरे पेपर में आता है, याद रखना।
अचानक ही इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चल रहे हैं, उसको एक मेटल पे मारते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मेटल पे मारते हैं, उसमें से एक्सरे निकलती है। सडन डी एक्सेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑन अ मेटल टारगेट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक मेटल पे मारते हैं तो उसमें से एक्सरे निकलती है। एक्सरे जो प्रोड्यूस करते हैं लैब में ऐसे ही बनाते हैं, हार्मफुल होती है लेकिन ऐसे बनाते हैं। एक्सरे के यूजेस, मेडिकल डायग्नोसिस है ना, एक्सरे हमारी मसल से पास कर जाती है लेकिन हड्डियों से पास नहीं कर पाती, हड्डियों को वो उनका फिर इमेज हम बनाने उसमें एक्सरे में बन जाती है। इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सरे कैन बी रिफ्लेक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल। जैसे हमने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड क्यूब जैसा दिखता है, तो वो कैसे पढ़ा, एक्सरे मार के उन्होंने उसकी रीडिंग ली थी, है ना, उन्होंने इसकी इमेज कैसे बनाई, एक्सरे से। किसी बड़ी बड़ी मशीन में क्रैक वैक होता तो उस पर एक्सरे मारते हैं, अगर क्रैक होगा ना तो वो लौट के नहीं आएगी, वो सीधी चली जाएगी। अगर क्रैक नहीं होगा तो वो टकरा के लौट के चली आएगी एक्सरे। तो क्रैक के बारे में डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, जो नीचे माइन वाइन बिछाते हैं ना कभी कभी, तो माइन वाइन को भी एक्सरे मार के पता लगा लेते हैं जी यहाँ पे माइन, यहाँ पे बॉम्ब तो नहीं बिछाए, बड़ी बड़ी माइने बिछाई हैं। तो वो ये जनरली इस्तेमाल हमारे डिफेंस में ज्यादा होता है, एक्सरे का इस्तेमाल डिफेंस में बहुत होता है। रेडियोथेरेपी, स्किन डिजीजेस, कई कई होता है ना स्किन पे छोटे छोटे पैच बन जाते हैं, सफेद सफेद सा वाइट ऐसे कुछ, तो उस पर एक्सरे भी मार के ट्रीट किया जाता है। लेजर से भी करते हैं ना, एक्सरे से भी करते हैं। तो मेलिग्नेंट ग्रोथ, अचानक स्किन में खराब कलर आने लग जाता है तो उसको भी एक्सरे से ठीक किया जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट गामा रेज, कौन सा रह गया, अच्छा गामा ही रह गया, लास्ट है बेटा गामा रेज। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा की है, देखो 10 की पावर 18 से 22, ये 18 से 20 थी, याद है आपको, 10 की पावर 18 से 20 थी एक्सरे की। अगली कौन सी है, 10 की पावर 18 से 10 की पावर 22। वेवलेंथ रेंज देख लो, सबसे कम 10 की पावर -14, 10 की पावर -10। सोर्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, आपको पता है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, गामा बहुत हार्मफुल रेडिएशन है। जो जापान वगैरह में ये डाले थे इन्होंने ना, अमेरिका ने जो नागासाकी में बम फोड़े थे ना, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े थे, उसमें से यही वाली रे निकली थी जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, जो जीन वीन में डिफेक्ट डाल देती है। सोर्स क्या है, कोबाल्ट 60 से गामा रे निकलता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर अपने आप टूट टूट के गामा रेज निकालते रहते हैं। इसका फायदा क्या है, इसका सबसे अच्छा एक ही फायदा है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, कैंसर के सेल को तोड़ने के काम में आता है। कुछ कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं उस पर गामा रे मार के उन्हें तोड़ दिया जाता है, तो ये सबसे अच्छा फायदा इसका एक इकलौता वही है। इन रेडियोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन का भी गामा का इस्तेमाल होता है, पॉलीथीन बहुत हार्मफुल है। टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस और टू प्रिजर्व फूड स्टफ फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज सॉफ्ट एक्सरे कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अल्ट्रावायलेट भी याद है, फूड प्रिजर्वेटिव में इस्तेमाल होता है, गामा रे भी होता है। टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को गामा रे से स्टडी किया गया। तो अब आपने करना क्या है, ये खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का गामा रे। गामा रे पे ये चैप्टर खत्म, इसका फंक्शन ये पढ़ना है, खत्म, इतना सही है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए, आपने पहले तो करना है वो वाला न्यूमेरिकल जो भी बताया था आपको, वो इलेक्ट्री नॉट वाला, ये वाला न्यूमेरिकल करना है, एग्जाम्पल 8, ठीक है, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल 8 जैसे ही हो जाए आपका ये पूरा, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद आप सीधे आ जाना ईएम वेव पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखना टॉपिक, और वो जो मैंने रोहित मदर वाला ऑर्डर लिखवा है वो ऑर्डर लिख लेना पूरा, वो ऑर्डर लिखना। लिखने के बाद शुरू हो जाना यहाँ से, रेडियो वेव, हर सबके अंदर 4 चीजें लिखनी है, क्या क्या लिखनी है, वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, सोर्स और यूजेस, सबके अंदर जितने भी हैं 7 के 7 गामा तक, ठीक है। पहले वो न्यूमेरिकल कर लो, बस इतना ही ये चैप्टर है, फिर आपको बताते हैं सीबीएसई में इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये लिख लो, ये बहुत छोटा चैप्टर है, यहाँ तक लिख लो, पॉज कर दे बेटा।